आज की डिस्कशन का टॉपिक रहेगा कि क्या हमें एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना चाहिए तो एयर प्यूरीफायर कौन सा खरीदना चाहिए और एयर प्यूरीफायर क्या होता है। दोस्तों, आदमी की सोच वक्त के साथ बदलती रहती है। देयर इज नथिंग कांस्टेंट बट चेंज। अगर एयर प्यूरीफायर खरीदने की बात आज से 20-25 साल पहले की जाती तो कोई सोच भी नहीं सकता था और लोग हंसते। तब ऐसा टाइम था जब खुला ज़माना था, पोल्यूशन कम था, रहने के लिए जो घर होते थे, और जब भी वो बाज़ार में कोई देखने जाता था तो बात होती थी कि खुला है, हवादार है, रोशनी आती है कि नहीं आती, क्योंकि तब साइज़ इतने मैटर नहीं करते थे, क्योंकि बड़े साइज़ हुआ करते थे। आज की डेट में जो घर मार्केट किए जाते हैं, जो ड्वेलिंग यूनिट मार्केट किए जाते हैं, उसमें आता है कि फ्लैट है, 2 BHK है, 3 BHK है और कितने स्क्वायर फुट का है। कोई ये बात नहीं करता कि उससे खुलापन कितना है, उसमें हवा कितनी आती है, वेंटिलेशन कैसा है, उसके अंदर लाइटिंग प्रॉपर है कि नहीं, कुदरती रोशनी आती है कि नहीं आती। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारी वैल्यूज़ भी बदल रही हैं और हमारी ज़रूरतें भी बदल रही हैं। तो जरिए आदमी बड़ा घर ले लेता है, जो फ्लैट होते हैं वो जो एक माचिस की डिब्बे की तरह होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता। और हम लोगों के दिमाग में होता है कि घर है, इसके अंदर पोल्यूशन कम होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घरों के अंदर पोल्यूशन बाहर के एनवायरनमेंट से 6 गुना तक ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोज स्पेसेस होते हैं। जो अंदर की डस्ट है वो अंदर ही रहती है और बाहर निकलने का कोई चांस नहीं रहता। इन कंट्रास्ट टू वो एनवायरनमेंट जो बाहर का होता है, हवा चलती रहती है और पोल्यूशन इकट्ठा नहीं होता। इसलिए ये एक अनक्वेश्चनेबल फैक्ट हो गया है, जिसके अंदर ये है कि घरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। घरों का साइज छोटे होने के साथ साथ अगर बड़ा भी है तो वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने से माचिस की डिब्बी जैसा हो गया है, और पोल्यूशन बढ़ने से, घर के अंदर पोल्यूशन बढ़ने से कंपेरेटिवली हमारे को एयर प्यूरीफायर लेने के लिए बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक कॉमन पर्सन को समझ आए कि एयर प्यूरीफायर क्या होते हैं और ये लेने चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए। एक एयर प्यूरीफायर क्या है? एक एयर प्यूरीफायर आप एक समझ लीजिए डेजर्ट कूलर की तरह है और कुछ नहीं है। इसमें एक पंखा है जो रोटर फैन भी हो सकता है, गोल घूमने वाला भी हो सकता है, और उसके पीछे एक फिल्टर है। जैसे डेजर्ट कूलर में बारिश या जो कूलर के पंप का पानी गिरता रहता है, जो पैड है वो गीले रहते हैं, और पंखा ठंडी हवा पैड से जो हो रही है वो देता रहता है। तो सिमिलरली जो ये है, अगर आप सोचें डेजर्ट कूलर में अगर पीछे आंधी भी आ रही है तो मिट्टी रुक जाएगी पानी से और गंदगी हट जाएगी और ठंडी हवा कमरे में आएगी मई और जून के महीने में भी। सिमिलरली एयर प्यूरीफायर में क्या होता है, पंखा चलता है, पंखा जो हवा पीछे से फेंकता है वो इस कमरे से फिल्टर हवा आ रही होती है। तो एयर जो प्यूरीफायर है ये बेसिकली एक फैन है जिसके पीछे फिल्टर लगे हुए हैं, और फिल्टर जो है वो उसी रूम के सर्कुलेशन को रिसाइकिल करते रहते हैं, जिससे रूम की हवा 30-40 साइकिल्स के बाद क्लियर हो जाती है। अब बात आ गई कि एयर प्यूरीफायर डिपेंड करता है फिल्टर पे। तो ये फिल्टर क्या होते हैं, इन फिल्टर के बारे में जब हमारी नॉलेज बढ़ेगी तो हमें क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि ये एयर प्यूरीफायर क्या होते हैं। एयर प्यूरीफायर में एक तो प्री फिल्टर स्टील का बना होता है, फिर फिल्टर आते हैं जिसको एक सबसे कॉमन नाम दिया गया है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर क्या होता है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये हाई एफिशिएंसी जो पार्टिकल साइज है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये 3 ग्रेड में मिलता है, H12, H13 और H14। हमें H13 और H14 वाला ही प्रेफर करना चाहिए, H12 से इतना फ़ायदा नहीं होता। ये पार्टिकुलेट मैटर 99.97% तक रिमूव कर देता है। उससे क्या होता है, अगर रिसाइकलिंग में हवा ऐसी आएगी तो पार्टिकुलेट मैटर नहीं आएगा, और ये पार्टिकुलेट मैटर हेपा फिल्टर पे अटकता जाएगा। और इसमें क्या क्या अटक जाता है? डस्ट अटक जाती है, डस्ट फिल्टर हो जाती है, पोलन्स फिल्टर हो जाते हैं, स्पोर्स हो जाते हैं, फंगल कई बड़े जो फोमाइट जो इन्फेक्शन डस्ट के ऊपर अटक रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। अब इसके बाद फिल्टर के साथ दूसरा पार्ट होता है कार्बन का, एक्टिवेटेड कार्बन का। एक्टिवेटेड कार्बन क्या करती है? ये कमरे में ओडर्स को दूर कर देती है, जो स्मेल प्रोड्यूसिंग
पोल्यूटेंट होते हैं उनको दूर करती है, और ये निकोटीन को दूर नहीं कर सकती। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता था कि आजकल एक फैड है एनॉइन फिल्टर, जिसमें वो एनाइंस प्रोड्यूस करता है। फिल्टर जो है अल्ट्रावायलेट तरीके से या दूसरे तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकालता है, एयर फिल्टर, जो जाकर एटमॉस्फेयर के पॉजिटिव चार्जेस से चिपक जाते हैं और एडिसिवनेस से भारी होकर ज़मीन पर सेटल हो जाते हैं। जब ये आए थे, ये बड़े ही जोर से एडवर्टीजमेंट के साथ आए थे। एक कंपनी, जहाँ तक मुझे याद आता है, शार्पर इमेजिंग थी, 2000 सन में वो उन्होंने ये अमेरिका में लॉन्च किया था। उसके बाद एनॉइन फिल्टर्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। बट ये देखा गया कि एनॉइन फिल्टर्स जो होते हैं, जो ये ओजोन प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टिकी होते हैं। तो ये न केवल जाकर दीवारों पर और डस्ट से चिपक कर उनको डस्ट और केटॉइन और एनॉइन मिक्सचर से हैवी होकर दीवार से चिपक जाते हैं स्टिकीनेस से, बट ये चीज़ हमारे लंग्स में भी जा सकती है और हमारे लंग्स को ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और लंग्स की प्रॉब्लम ये कर सकती है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह का वो विषय सेपरेट हो जाएगा। तो ये कुदरत के अगेंस्ट है। कुदरत में भी ओजोन गैस बनती है, लेकिन वो ना के बराबर बनती है। अगर आप एक रूम के अंदर ओजोन प्रोड्यूसिंग इस तरीके के अल्ट्रावायलेट रेज के तरीके से या एनॉइन का यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि आप अगर अपना ये एयर प्यूरीफायर लें तो इसमें एनॉइन वगैरह, चाहे इसके ऊपर मार्केटिंग गिमिक्स हैं, लेकिन ऐसी स्टडी ज़्यादा बताती नहीं है कि बहुत नुकसान होता है। लेकिन एक मैकेनिकल तरीके से सिर्फ हेपा फिल्टर यूज़ करें और एक्टिवेटेड कार्बन वाला फिल्टर जो है वो यूज़ करें, और एनॉइन मोड या हो ही ना, और आप ऐसा फिल्टर लें एयर प्यूरीफायर जिसमें ये है ही नहीं, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। और दूसरा, अगर वो है भी तो उसका यूज़ ना करें। अगर करना भी है तो रूम में जब कोई ना हो तो इसको ऑन करके रखें, और उसके बाद जब आप रूम में जाएं तो उसको बंद कर दें। तो एक तो बात तो ये बताना चाहता था। दूसरा ये है कि मान लो आपने एयर प्यूरीफायर लिया तो इसको रूम में कहाँ रखेंगे? इसको आप अपने दरवाजे के पास रखेंगे, ताकि जहाँ से पोल्यूशन रूम के अंदर आना रुक जाए। और अगर रूम में आ रहा है तो मैक्सिमम पोल्यूशन जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जैसे किचन के से आपका रूम पास में है तो बीच के दरवाजे के पास इसको रखेंगे। और दूसरा ये है, इसको यूज़ करने से पहले कमरे को पूरा वेंटिलेट कर लेंगे, जिससे सारे पोल्यूटेंट निकल जाए। पूरा ये एयर प्यूरीफायर यूज़ करेंगे। एयर प्यूरीफायर की कॉस्ट 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक आती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि मिनिमम फंक्शंस वाला, जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी का हेपा फिल्टर हो, जो H12 से ज़्यादा का हो, H14 का हो तो बेस्ट है, और एक्टिवेटेड कार्बन के साथ हो। अब उसमें एक बात और भी बड़ी ज़रूरी है कि जब आप एयर फिल्टर ले लेते हैं एयर प्यूरीफायर, तो ये इसमें जो फिल्टर है ये रिप्लेसेबल होते हैं। आपको डिपेंडिंग अपॉन पोल्यूशन साल में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन यूज साल में 2 बार या 2 साल में 1 बार, अगर आप बहुत जगह पोल्यूशन में नहीं रह रहे तो आपको ये चेंज करना पड़ता है। तो आप जब ये खरीदें तो आप ये देख लें कि आपका खर्चा कितना आएगा, क्योंकि एक एयर फिल्टर की कॉस्ट भी 3,000 से 4,000 रुपये तक होती है। और जो ये कार्बन वाले होते हैं इनको कई बार जल्दी रिप्लेस करना पड़ जाता है। और मेन गेम जो है सारी वो हेपा फिल्टर की होती है। तो मैं आपको एक कॉमन पर्सन को नॉलेज के लिए आज एयर प्यूरीफायर्स के बारे में बताना चाहता था कि आप ये ज़रूर खरीदें। अगर आपके घर में पेट है, अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, और अगर रिपीटेड नेज़ल इन्फेक्शन हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो एयर प्यूरीफायर आपको लेना ज़रूरी है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको कुछ सीखने को देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।